तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि दोस्तों सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, हमारी जो सीरीज चल रही थी वो चल रही थी लेबर लॉ की, जिसका कोड है K4002, जो हमारा फोर्थ सेमेस्टर का सेकेंड पेपर है। तो ऑलरेडी हमने एक क्वेश्चन इस पे करा दिया है, जो कि भारतीय मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 है, उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में। अब लेकर के आ गए हैं हमारे गेसिंग पेपर के अनुसार फोर्थ क्वेश्चन को। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा शिकायत निवारण समिति। ठीक है दोस्तों, शिकायत निवारण समिति की हमें यहां पर विवेचना करनी है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं परिचय से। देखिए, मानव संसाधन पेशेवर एक बिचौलिए के रूप में कार्य करते हुए व्यवसाय संचालन के निर्बंध और सुचारू प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन और श्रमिकों के बीच एक संतुलनकारी कार्य करना पड़ता है। इट मीन्स के मानव संसाधन के जो पेशे हैं, ठीक है, मतलब कि जो कोई भी कारोबार है, ठीक है, उसमें जो ये है शिकायत निवारण जो समिति है, वो एक बिचौलिए का काम करती है। ठीक है, मालिक और श्रमिकों के बीच में। ऐसा करते समय हमें कई बार भुगतान के मुद्दों, अनुशासनात्मक मुद्दों, काम करने की स्थिति से संबंधित मुद्दों आदि से संबंधित श्रमिकों की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये मुद्दे व्यक्तिगत या सामूहिक प्रकृति के हो सकते हैं, जबकि हम उन्हें कम करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं। कौन करते हैं? मतलब शिकायत निवारण जो समिति है वो ये कह रही है। कभी कभी कानूनी कार्रवाई करना आसान हो जाता है, मतलब कि जरूरी हो जाता है, या तो पसंद से कोई विकल्प नहीं होता, मतलब कि या तो कोई पसंद से मान ले या फिर उसके बाद में कोई विकल्प नहीं होता। तो उस परिप्रेक्ष्य में, उस परिदृश्य में कानूनी टीम के कदम उठाने से पहले HR जो ह्यूमन रिसोर्स किसी भी हर कंपनी हर फर्म में होता है, ह्यूमन रिसोर्स को किसी भी संगठन के लिए रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करना होता है, जिससे नुकसान को कम करने के साथ साथ संगठन के हितों की भी रक्षा की जा सके। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके अनुसार इस लेख में हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या सबसे पहला पॉइंट है कि शिकायत क्या है। सबसे पहले देखिए, हम बात कर रहे हैं शिकायत निवारण समिति। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे शिकायत का अर्थ और शिकायत के बीच का अंतर। दूसरा, औद्योगिक विवाद की अवधारणा। उसके बाद उन्हें हल करने के लिए संभावित स्वैच्छिक सेटअप क्या होता है, और कानून और इसमें शामिल अधिकारियों के विवाद निपटान का तंत्र। तो सबसे पहले देखते हैं कि शिकायत क्या है। देखिए, किसी भी मुद्दों को हल करने के लिए तंत्र पर विचार करने से पहले सबसे पहले हम शिकायत का अर्थ समझते हैं। सरल शब्दों में यह एक पीड़ित कर्मचारी द्वारा अपनी नौकरी में किसी भी असंतोष का सामना करने के संबंध में दर्ज की गई और औपचारिक शिकायत है। एक शिकायत या तो व्यक्तियों, समूहों या श्रमिकों के संग यदि वह मौजूद है तो द्वारा उठाई जा सकती है। ठीक है, मतलब कि कोई भी कर्मकार है, कोई भी व्यक्ति है, कहीं पर जॉब कर रहा है और जॉब करते समय उसको कोई भी समस्या फेस करनी पड़ती है, तो उसकी समस्या का उस समस्या उसके लिए क्या कर सकता है, वो उसका आवेदन कर सकता है, उसकी एप्लीकेशन दे सकता है, वही होगी उसकी शिकायत। ठीक है, तो शिकायत का मतलब समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। शिकायत के कारण मुख्य रूप से हो सकते हैं, मतलब कि जो शिकायत है उसको और अच्छे से समझेंगे कि उसके कारण क्या है। सबसे पहला कारण है दोस्तों कि कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं के से संबंधित, मतलब जो कंपनी की रूल रेगुलेशंस होते हैं, उसकी प्रक्रिया होती है, उनसे संबंधित कोई भी समस्या हो सकती है जिसकी हम शिकायत करेंगे। दूसरा है कार्य की प्रकृति से संबंधित, कि कौन सा कार्य हो रहा है उसकी प्रकृति। आ गया भुगतान संबंधी मामले, मतलब किसी भी कर्मकार की जो सैलरी है वो रोक दी गई है, सैलरी कम है, ज़्यादा है, नहीं दी गई है, कोई भी इस तरह की। आगे है कर्मचारी संबंध या तो सहयोगियों का प्रबंध के साथ, मतलब कर्मचारी अपने कर्मचारियों के साथ में उसका विवाद हो सकता है, या फिर उसके जो मालिक हैं, प्रबंधक है, उसके साथ हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे है विवादों के निपटारे के लिए अधिनियम के तहत प्राधिकरण। देखिए, कुल मिलाकर 6 से 8 विभिन्न प्राधिकरण विवाद निपटान मशीनरी के एक भाग के रूप में स्थापित किए गए हैं, जिन्हें मुख्य रूप से 3 चरणों में विभाजित किया है। सबसे पहला है सुलह, दूसरा मध्यस्थता और तीसरा है इसमें अधिनिर्णय। ठीक है, चलिए तो इन बारी बारी से सब पर हम चर्चा करते हैं। मतलब कि किसी की भी शिकायत आई है तो उसको सल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले देखते हैं शिकायत निवारण समिति 2010 में ID अधिनियम के
संशोधित प्रावधानों के अनुसार धारा 9C प्रत्येक औद्योगिक प्रतिष्ठान के लिए आंतरिक रूप से विवादों के समाधान के लिए ऐसी समिति का होना अनिवार्य है। ऐसी समिति के कुल सदस्यों को 6 नियोक्ता और कामगारों के सदस्यों की समान संख्या के साथ तक सीमित किया जाना चाहिए। इट मीन्स के कोई भी संस्था है, कंपनी है, तो उसमें एक ऐसी समिति होनी चाहिए जिसमें कम से कम 6 लोग होने चाहिए, जिसमें से कर्मकार यानी कि श्रम के और श्रम लीडर जो होते हैं वो भी हो सकते हैं, और कुछ लोग मैनेजमेंट के होंगे, ताकि वो इस समिति से मतलब कि सीधा सीधा ह्यूमन HR का नाम सुना होगा, HR की ही बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, जबकि अध्यक्ष की स्थिति को समिति के सदस्यों के बीच वार्षिक आधार पर वैकल्पिक रूप से घुमाया जाना चाहिए। समिति द्वारा कोई भी कार्यवाही 1 माह के भीतर पूरी की जानी चाहिए। समिति के निर्णय से व्यथित कर्मकार नियोक्ता के से अपील कर सकता है। ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर इसकी प्राप्ति से 1 महीने के भीतर इसे निपटाने की आवश्यकता होती है और अपने निर्णय के प्रति कर्मचारी को भेजनी होती है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस खंड के प्रावधान अधिनियम के अनुसार औद्योगिक विवाद को उठाने के लिए कामगार के अधिकार को प्रभावित नहीं करती, ठीक है। मतलब कि ये जो समिति हो बनाई जाएगी, ठीक है, जो ये देखेगी कि क्या शिकायत है, शिकायत किस तरह की है, क्या शिकायत सही में है या नहीं है, फिर वो शिकायत को लेकर के नियोक्ता मतलब मालिक के पास जाएंगे, ठीक है, वो उनको बताएंगे कि इसका ये मैटर जो भी है, लेकिन ये सारा जो मैटर है वो 1 महीने के अंदर सुलझ जाना चाहिए। आगे, विवाद निपटान का तंत्र। देखिए, न्यायिक अधिकारियों के बोर्ड को किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति को मजबूर करने, गवाहों की जांच करने और विवाद से संबंधित दस्तावेज और सबूत पेश करने के लिए मजबूर करने का अधिकार है। अधिनिर्णय स्तर पर प्रत्येक प्राधिकरण को सिविल कोर्ट माना जाता है। अधिक निर्णय स्तर पर मतलब कि जो HR का डिपार्टमेंट है, जो भी वो निर्णय देगा उसको सिविल कोर्ट माना जाता है कंपनी का, ठीक है। चाहे श्रम न्यायालय हो या कोई न्यायाधिकरण, उनके निर्णय को अवार्ड के रूप में जाना जाता है जो विवाद के पक्षकारों के लिए अंतिम है, ठीक है। हम एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी देखेंगे कि श्रम न्यायालय क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकारियों द्वारा दिया गया पुरस्कार सरकार को प्रस्तुत करने से पहले लिखित और पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। चूंकि न्यायिक अधिकारियों द्वारा दिया गया कोई भी निर्णय अंतिम है और ID अधिनियम के अनुसार आगे अपील नहीं की जा सकती। हालांकि अगर किसी भी पक्ष को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वे अपने अधिकार क्षेत्र से उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर सकते हैं, ठीक है, या भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। आपको पता ही होगा कि 5 तरह की रिट होती हैं। उन रिटों के द्वारा अगर किसी भी भारत का कोई भी, क्योंकि जो सर्वोच्च न्यायालय का कार्य क्षेत्र है दोस्तों, उसमें रिट दायर करना आता है, ठीक है, कि किसी भी भारत का कोई भी नागरिक है, अगर उसके किसी भी अधिकार का हनन हो रहा है तो वो अपने अधिकारों को बचाने के लिए, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में रिट जारी कर सकता है। रिट कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। ऑलरेडी क्वेश्चन हमने बना दिया है। प्रबंधन और कर्मचारी दोनों किसी भी व्यवसायिक संगठन के मूलभूत अंग हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, प्रबंधन और कर्मचारी किसी भी व्यवसायिक संगठन, मतलब कोई कंपनी है, कोई फर्म है, संस्था है, उसके मूलभूत अंग है, जबकि दोनों संगठन के विकास की दिशा में काम करते हैं। प्रक्रिया के दौरान मतभेद कठोर होते हैं। हालांकि इससे निपटने के लिए कानूनी तरीका है, फिर भी इस मार्ग को बार बार लेने की सलाह नहीं दी जाती। यह न केवल समय लेने वाला बल्कि दोनों के बीच संबंधों को तनाव भी देता है, जिसके परिणाम स्वरूप संगठन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। न केवल प्रदर्शन बल्कि यह व्यवसाय की प्रतिष्ठा को भी प्रभावित करता है। कर्मचारी की शिकायतों से व्यवस्थित तरीके से निपटाने के लिए एक मजबूत आंतरिक प्रणाली होने के साथ साथ उनकी समस्या के प्रति सहानुभूति रखना विवेकपूर्ण है और संभावित भविष्य की कानूनी लड़ाई में कंपनी के लिए लाखों का डॉलर बचा सकता है। इसलिए संगठन के शाश्वत विकास के लिए मामलों में पारदर्शिता और दोनों पक्षों के दृष्टिकोण से लचीलापन वांछनीय होता है। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि ये कोशिश करें कि जो भी मामला है उसका तुरंत ही सॉल्यूशन आपस के सुलह से ही हो जाए, ताकि आगे न्याय निर्णयों की आवश्यकता ही ना पड़े, क्योंकि उसमें देरी भी हो सकती है, ठीक है, अधिक खर्च भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा क्वेश्चन, जो कि हमारा शॉर्ट का चौथा क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद में हमारी सीरीज में चलेगा क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 3। चलिए, उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, आपसे लेते हैं यहाँ से विदा, क्योंकि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी करनी है। आपको इसको पढ़ना है और इस क्वेश्चन को शेयर करना है, और आपके माइंड में कोई भी अगर शंका है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, कुछ भी है, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए। हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट का और आपके फीडबैक का, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।